नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी करंट अफेयर्स के इस खास सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 28 मार्च 2026 के वो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ग्रे राइनो और ब्लैक स्वान इवेंट्स। देखिए, ये जीएस3 इकोनॉमी के लिए ना एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो आखिर खबर क्या है? एक नया टर्म है ग्रे राइनो इवेंट, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, खासकर वायनाड लैंडस्लाइड के बाद। ये दोस्तों एक ऐसा खतरा है जिसका हमें पूरा अंदाजा था, लेकिन फिर भी इसे इग्नोर कर दिया गया। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, पहले हमने ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में पढ़ा था, याद है ना? 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बिल्कुल अचानक अनप्रिडिक्टेबल था। अब ग्रे राइनो इसका अच्छा खासा उल्टा है। ये एक बड़ा साफ दिखने वाला खतरा है, बिल्कुल सामने खड़ा है, जैसे वायनाड लैंडस्लाइड, जिसे हम आते हुए देखते हैं पर कुछ करते नहीं। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हुआ? बिल्कुल साफ शब्दों में, ग्रे राइनो इवेंट एक ऐसा खतरा है जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, असर भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी उसे अनदेखा किया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये सीधे सीधे एक्शन न लेने का फेलियर है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि ये यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएस3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिडिक्टेबल डिजास्टर्स को समझने के लिए, फिर जीएस3 इकोनॉमी में सिस्टमिक रिस्क्स को पहचानने के लिए, और हाँ, जीएस4 एथिक्स में गवर्नेंस की लापरवाही को दिखाने के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे में तो ये एक की मेटाफर की तरह यूज हो ही सकता है। चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये टेबल ही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। एक तरफ ग्रे राइनो, जो कि प्रिडिक्टेबल है, दूसरी तरफ ब्लैक स्वान, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। एक है फेलियर ऑफ गवर्नेंस, तो दूसरा है फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए आगे का रास्ता क्या है? ग्रे राइनो से बचने के लिए चाहिए प्रोएक्टिव एक्शन, और ब्लैक स्वान के लिए जरूरी है रेजिलियंस बिल्ड करना। अब आते हैं कुछ क्विक प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स पर। ये टर्म किसने दिया? मिशेल वॉकर। याद रखेगा, इसका कंटेक्स्ट क्या था? सिस्टेमिक फाइनेंशियल रिस्क्स। इंडियन एग्जाम्पल तो अब तक आपको याद हो गया होगा, वायनाड लैंडस्लाइड। और एक ग्लोबल एग्जाम्पल, सबसे बड़ा, क्लाइमेट चेंज। ओके, तो अब तक जो समझा उसको टेस्ट करने का टाइम है। एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सवाल है, ग्रे राइनो इवेंट को सबसे अच्छे से क्या डिस्क्राइब करता है? ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक हाईली प्रिडिक्टेबल हाई इम्पैक्ट थ्रेट जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। और अब बारी है मेंस की प्रैक्टिस की। सवाल देखिए, ग्रे राइनो और ब्लैक स्वान इवेंट्स में अंतर बताएं और इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करें कि कैसे प्रोएक्टिव गवर्नेंस इन ग्रे राइनो खतरों को कम कर सकती है। जब आप इसका आंसर लिखें तो पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना, फिर अर्बन फ्लडिंग या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे एग्जाम्पल्स देना, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर्डनेस पर फोकस करना, रिएक्शन पर नहीं, प्रिपेयर्डनेस पर। तो ये था ग्रे राइनो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफी समय से चर्चा में है, भारत का नॉर्थ साउथ डिवाइड। और ये टॉपिक जीएस1 इंडियन सोसाइटी और जीएस2 पॉलिटी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में शशि थरूर के एक आर्टिकल ने इस डिवाइड पर सबका ध्यान फिर से खींच लिया है, और उन्होंने साफ कहा है कि ये गैप, ये अंतर अब बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बल्कि सोशल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक भी है। इसका बैकग्राउंड देखें तो हिस्टोरिकली नॉर्थ और साउथ दोनों का विकास का रास्ता अलग अलग रहा है। जहां साउथ में आपको बेहतर सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मिलेंगे, वहीं नॉर्थ के पास है हायर पॉपुलेशन यानी डेमोग्राफिक पावर। लिबरलाइजेशन के बाद तो ये गैप और भी बढ़ गया, और अब सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, खासकर डिलिमिटेशन को लेकर। अब यहाँ एक की कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है डिलिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, जनसंख्या में बदलाव के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को, यानी उनकी बाउंड्रीज को फिर से तय करना। तो अब देखते हैं कि आखिर ये डिवाइड नंबर्स में कैसा दिखता है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। चाहे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, लिटरेसी देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर देखें, या फिर जीडीपी पर कैपिटा, हर एक इंडिकेटर में नॉर्थ और साउथ के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये आंकड़े इस डिवाइड की गंभीरता को साफ साफ दिखाते हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, साउथ के मॉडल के प्रोज तो हैं, जैसे बेटर ह्यूमन कैपिटल, पर चैलेंजेस भी कम नहीं हैं।
पॉलिटिकल इम्बैलेंस, जहां एक तरफ डेमोग्राफिक पावर है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक पावर। सबसे बड़ा चैलेंज, डीलिमिटेशन के बाद सदर्न स्टेट्स को अपनी पॉलिटिकल आवाज कम होने का डर है, और इसके अलावा लेबर माइग्रेशन से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड है एक सोबर डायलॉग, रिटोरिक नहीं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर फोकस और सोशल कोहेजन को मजबूत करना। चलिए प्रीलिम्स के लिए कुछ बूस्टर फैक्ट्स नोट कर लीजिए। बीमारू स्टेट्स, याद रखिएगा ये एक इनफॉर्मल टर्म है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है जिसके ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ में हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? आर्टिकल 82। ये सभी पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और सवाल। सदर्न स्टेट्स की अगली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर जो चिंता है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस ध्यान से पढ़िए। ए, बी, सी या डी? द करेक्ट आंसर इज सी। उन्हें डर है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में सफल होने की वजह से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। और अब मेंस के लिए ये सवाल, भारत में उत्तर दक्षिण विभाजन सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक और जनसंख्या की चुनौती भी है। एनालाइज। इसके आंसर के स्ट्रक्चर में आपको डेवलपमेंटल कॉन्ट्रास्ट्स जैसे HDI, TFR, पॉलिटिकल इम्बैलेंस जैसे डिलिमिटेशन, फिस्कल फेडरलिज्म और सोशल इश्यूज जैसे माइग्रेशन जैसे पॉइंट्स कवर करने होंगे। और एंड में नेशनल कोहीजन के लिए कुछ मेजर्स जरूर सजेस्ट करें। ओके, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड के बाद अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर जो जुड़ा है एनवायरनमेंट से। टॉपिक है न्यू डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स। ये GS3 एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन के लिए एक हॉट टॉपिक है, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। तो खबर ये है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम CAQM कहते हैं, उसने धूल को कम करने के लिए काफ़ी सख्त नए नियम जारी किए हैं। और इनका मेन टारगेट क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन यानी CND वेस्ट। फोकस एरिया है एज यूजुअल दिल्ली NCR और पूरा नॉर्थ इंडिया। इसका बैकग्राउंड तो हम सभी को पता है। नॉर्थ इंडिया में धूल की समस्या कितनी गंभीर है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से मिट्टी सूख रही है, डिफॉरेस्टेशन से मिट्टी लूज हो रही है, और ऊपर से रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन। और इस सब का नतीजा CND वेस्ट, PM2.5 और PM10 पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। तो इन नए नियमों में खास क्या है? इसके की कॉन्सेप्ट्स को हम एक 5 स्टेप प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वेस्ट का अनुमान लगाना अनिवार्य है। स्टेप 2, कलेक्शन और स्टोरेज के लिए सेंटर्स बनेंगे। स्टेप 3, वेस्ट ले जाने वाले व्हीकल्स की GPS ट्रैकिंग होगी। स्टेप 4, सब कुछ एक वेब पोर्टल पर ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। और आखिर में स्टेप 5, डिस्पोजल का प्रूफ देना जरूरी होगा। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है ये। तो UPSC के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सिंपल है, ये सीधे एयर पोल्यूशन जैसे बड़े एनवायरमेंटल इशू को एड्रेस करता है। अर्बन गवर्नेंस के वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज से जुड़ा है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करता है और टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस का एक लाइव एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों, नियम बनाना एक बात है, असली चुनौती तो इसके एनफोर्समेंट की है। एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, ये नए नियम 200 स्क्वायर मीटर से बड़े सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लागू होंगे। प्रीलिम्स बूस्टर में कुछ और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। CAQM एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है, ये याद रखें। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? NCR और उसके आसपास के इलाके। CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए थे? 2016 में। और AQI कितने पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है? 8। गुड। चलिए आज का आखिरी MCQ सवाल है कि CAQM के नए डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स के अनुसार एक सर्टेन साइज से बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? ध्यान से पढ़िए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, GPS ट्रैकिंग और प्री प्रोजेक्ट वेस्ट एस्टिमेशन। बिल्कुल सही। और आपकी मेंस प्रैक्टिस के लिए ये सवाल, नॉर्थ इंडिया में वायु प्रदूषण की समस्या कॉम्प्लेक्स है, जिसमें CND वेस्ट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इस चैलेंज को एड्रेस करने में इन नए डस्ट मिटिगेशन नॉर्म्स की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करें। अपने आंसर में पहले प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करें, फिर नए नॉर्म्स, GPS, जियो टैगिंग को डिटेल में बताएं और फिर इनकी पोटेंशियल इफेक्टिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस दोनों को एनालाइज करें। तो ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रोज रिवाइज करते रहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की की है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।